आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के नए सेशन जीएसटी और इनकम टैक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनादि मिश्रा। पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और साथ में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता भी हूं। और पिछले 6-7 सालों से जो है वो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है जीएसटी और इनकम टैक्स में। तो हम जो सेशन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम हिंदी में माल और सेवा कर कहते हैं। आने वाले कुछ सेशंस के अंदर हम उनके जो भी प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और किस तरीके से इंडिया में उसका गवर्नेंस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए जीएसटी समझते हैं। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं जब भी हम बात करते हैं इंडियन सिनेरियो में टैक्सेस की। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी आप पैसे कमाते हैं अपनी सैलरी के फॉर्म में, उस पर जो भी आप इनकम टैक्स बेयर करते हैं वो है डायरेक्ट टैक्स। दैट मीन्स अपनी ही कमाई का एक अंश सरकार के पास जमा कराना पड़ता है, जिसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए अंतर है डायरेक्ट टैक्स से, बिकॉज इसका जो भार है वो आप पर नहीं आकर वो अगले कड़ी में अगले पर्सन के ऊपर होता है। जब भी कोई हम गुड्स खरीदते हैं तो हम एज अ कंज्यूमर उसके एंड कंज्यूमर रहते हैं, आखिरी कड़ी के हिस्से रहते हैं। पर जब भी वो स्टार्ट होता है तो वो मैन्युफैक्चरर से होता है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को बेचता है। तो हर कड़ी के अंदर जो है जो भी टैक्स पेबल रहता है वो अपने गुड्स जो उन्होंने खरीदे हैं उस खरीदी पर दिए हुए जीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इसका फ़ायदा दोनों को होता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, रिटेलर्स को भी और हम कंज्यूमर्स को भी, क्योंकि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा उसका फ़ायदा कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। तो बस इतना याद रखें कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रत्यक्ष कर के अंदर स्वयं व्यक्ति द्वारा वहन किया जाने वाला जो कर है उसका भार उठाया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर में दूसरे व्यक्ति पर यह स्थानांतरित कर जो है कर दिया जाता है, यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है टैक्स का ओनस। अप्रत्यक्ष कर की कुछ विशेषताएं होती हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के क्या फीचर्स हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। भारत में अप्रत्यक्ष कर केंद्र और राज्य सरकारों के कुल कर राजस्व में 50% से अधिक योगदान रखता है, यानी 50% से ज़्यादा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू ही मिलता है। जैसे जैसे और ज़्यादा नई प्रकार की सर्विसेज आ रही हैं, नए प्रकार के गुड्स जो है वो मार्केट में आते जा रहे हैं, वैसे ही जो टैक्स एम्बिट है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी टैक्स का कलेक्शन जो है वो सरकार के लिए काफ़ी बढ़ता है इस माध्यम से। ये एक ऐसा टैक्स है जो कमोडिटीज़ यानी गुड्स और सर्विसेज पर जो है वो लगाया जाता है। जो भी वस्तु हैं, जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है उन पर ये कर को लगाया जाता है, इस टैक्स को लगाया जाता है। तो ये सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, साथ ही जो वस्तु है जिनका कराधान के रूप में भी जाना जाता है तो उन पर भी टैक्स लगता है। तो आप जो भी सामान खरीदते हैं जिसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसके अंदर ही वो जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड रहता है। फिर उसके बाद आता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। इसका मतलब है टैक्स का जो भी स्कोप है, टैक्स के जो भी भार है वो मुझ तक नहीं रहता, मैं उसे आगे बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए मैं एक होलसेलर हूँ या एक मैन्युफैक्चरर हूँ या एक रिटेलर हूँ, तो क्योंकि मैं कोई सामान आगे बेच रहा हूँ, कोई सर्विसेज आगे दे रहा हूँ, तो मैंने कुछ ना कुछ खरीदी करी होगी इसके अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट मैंने जीएसटी पे किया था। तो उस जीएसटी का जो है वो डिडक्शन यानी एक तरीके से क्रेडिट मुझे मिल सकता है जो मैं आगे आने वाली सर्विसेज पर या आगे आने वाले गुड्स पर दूंगा। सो दैट मीन्स जो बर्डन है वो जीएसटी का खुद पर ना आके अगले पर्सन पे शिफ्ट किया जा सकता है और अपने दिए हुए जीएसटी का क्रेडिट लिया जा सकता है। इसको हम आगे जाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट में और ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे। फिर आता है वाइडर टैक्स बेस, यानी टैक्स का एक बहुत बड़ा एम्बिट जो है वो कवर किया जा सकता है। जब सर्विस टैक्स आया था तो कुछ ऐसी सर्विसेज थी जिस पे टैक्स लगाया जाता था, बाकी सारी सर्विसेज को बाहर रखा गया था। धीरे धीरे जब ये पाया गया कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का और सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं भारत में, तो फिर कुछ ऐसी सर्विसेज थी जिन्हें सर्विस टैक्स से बाहर निकालकर बाकी सबको जो है वो सर्विसेज के अंडर के डेफिनेशन के अंडर जो है वो ले लिया गया था। तो इसका मतलब है जो गुड्स और सर्विसेज है वो इंडिया में इतने प्रकार की आती हैं कि हर एक पर जो है टैक्स कलेक्ट करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है। अधिकांश उत्पाद, अधिकांश सेवाओं पर जो है वो ये इनडायरेक्ट टैक्स है वो लगाया जाता है। साथ ही ये सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ सिन गुड्स होते हैं जिन्हें हम पाप माल कहते हैं, जिनका उत्पाद जो है वो जब सोसाइटी में जाता है तो उससे सोसाइटी में एक
एक तरीके का इल जो है वो इफेक्ट देखा जाता है, जैसे कि बीड़ी हो गई, तंबाकू हो गई, सिगरेट्स हो गई, पान मसाला हो गए जिनमें टोबैको होता है, तो ये सब इन पर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके इनकी रोक जो है, इनका यूज़ है उसको रोका जा सकता है। तो ये प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को। तो सामाजिक कल्याण का बढ़ावा भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है, जिसमें राज्य को पर्याप्त राजस्व एकत्र करने का भी मौका मिलता है। अगली चीज़ आती है कि भारत में जीएसटी की उत्पत्ति हुई कैसे, इसको फॉर्म कैसे किया गया। तो सन 2000 के अंदर जो प्रधानमंत्री थे उनकी कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि बाकी कंट्रीज़ में जीएसटी काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है, तो क्यों ना भारत में भी इस चीज़ को लाया जाए। 2006 में जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बजट 2006-07 में ये कहा था कि जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से आ जाएगा, पर धीरे धीरे 2014 आ गया और 2014 में फाइनली जाकर 122nd अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में पारित किया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 जो है वो उसके ठीक 2 साल बाद 2016 में फाइनली इनैक्ट किया गया और सितंबर 2016 में पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रखी गई। मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया कि क्यों ना अलग अलग टैक्सेस रखे जाएं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, इंटीग्रेटेड अलग, यूनियन टेरिटरी का अलग और कॉम्पनसेशन सेस भी। तो इस टाइप के अलग अलग टैक्सेस जो हैं विद इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी लाए गए। 2017 में फाइनली अप्रैल 2017 में इन एक्ट्स को पास किया गया अलॉन्ग विद द कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, और मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने अपने रूल्स निकाल दिए, रूल्स रिकमेंड कर दिए। फाइनली 30 जून 2017 को सभी स्टेट्स में जम्मू कश्मीर को छोड़कर अपने एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट्स जो हैं वो पास कर दिए गए और फाइनली ईयर है 2017 और डेट है 1 जुलाई, जिसमें जीएसटी को बड़े धूमधाम के साथ जो है वो पूरे भारत में लॉन्च किया गया। एक हफ्ते बाद 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी जो है वो ऑर्डिनेंस के अंदर प्रोमलगेट कर दिया था और जीएसटी को फाइनली ला दिया गया, और इसके आगे की कहानी जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी फंक्शन किस तरीके से करता है, तो जीएसटी के अंदर अलग अलग टैक्सेस आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, एक होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो आइए समझते हैं कि ये जो ड्यूअल कंसेप्ट है जीएसटी का वो क्या मीन करता है इन इंडियन पार्लांस। अगर हम एक ही स्टेट के अंदर कोई गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं तो टैक्सेस अलग लगते हैं। टैक्स लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अपने पास रखे कोई बिल को आप उठा के देखिए, अगर आपने वो किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदा है जो आपके ही शहर का हो, आपके ही स्टेट का हो, तो आप देखेंगे उसमें सीजीएसटी अलग और एसजीएसटी अलग लगाया होगा। मान लेते हैं 18% का टैक्स आप पर लगता है, तो 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी। तो इसे राज्यांतरिक टैक्स कहा जाता है, यानी इंट्रा स्टेट। तो मैं मान के चलता हूँ अगर मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मैं भोपाल में रहकर किसी सीहोर के व्यक्ति से कोई गुड्स प्राप्त करता हूँ, तो जो भी उस पर टैक्स बनता है, उस टैक्स का जो भी प्रतिशत होगा वो 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का, मध्य प्रदेश का। इसलिए जो भी टैक्स का रेट होता है वो बराबर 2 हिस्सों में बांटकर सीजीएसटी और एसजीएसटी के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। अगली चीज़ होती है इंटरस्टेट, यानी अंतर्राज्य। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में बैठा है और मैं मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में, और मैं उनसे कोई सामान खरीदता हूँ, तो जो टैक्स लगाया जाता है वो कहलाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे हम कहते हैं आईजीएसटी। यहाँ पर जो 18% का टैक्स है वो सीधे आईजीएसटी के सामने लगा होता है, जिसमें जो भी स्टेट है जिसके अंदर ये गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है वो स्टेट कलेक्ट करके पूरा पैसे को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। आधा उस कंजम्पशन स्टेट के पास जाता है और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो बात वही है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, 9% स्टेट गवर्नमेंट को, पर मिलता एक साथ है इंटीग्रेटेड जीएसटी के तौर पे, क्योंकि व्यक्ति जो है वो जो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है वो और गुड्स जो रिसीव कर रहा है वो व्यक्ति दोनों अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम इंटर स्टेट जीएसटी कहते हैं।